वेव एंटरिंग ए डिफरेंट मीडियम। एक वेव एक मीडियम से ट्रेवल कर रही है, डिस्टरबेंस उस मीडियम से ट्रेवल कर रहा है। डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है कि उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो एक के बाद एक ऑसिलेट करते जा रहे हैं और अगले फिर उससे अगला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। दैट इज हाउ द डिस्टरबेंस मूव्स। इस तरह से जब डिस्टरबेंस आगे मूव कर रहा है तो ये उस मीडियम के पार्टिकल हैं, ये बारी बारी से ऑसिलेट करेंगे और वेव का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर ऐसे वेव बनेगी, फिर यहां ऐसे वेव बनेगी। इस तरह से ये यहां पर वेव ऐसे बनी, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। इस तरह से ये वेव आगे बढ़ते जा रही है। यहां पहुंचकर इसको एक डिफरेंट मीडियम मिलता है, जैसे हवा से एक वेव आ रही है और सामने पानी मिला, डिफरेंट मीडियम हो गया। इसी तरह से यहां से एक वेव जा रही है, सामने ये वॉल के पार्टिकल्स मिल गए तो मीडियम चेंज हो गया। इस तरह से मीडियम चेंज हो सकता है। जब मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है, उस चीज को अभी हम लोगों ने समझना है। यहां से मीडियम जब चेंज होगा तो इस मीडियम के दो तरह के ऑप्शन हमारे पास हैं। दो तरह के मीडियम हो सकते हैं। ये मीडियम इससे हैवी भी हो सकता है और ये मीडियम इससे लाइट भी हो सकता है। दोनों के लिए बारी बारी से देखते हैं। ये मीडियम इससे भारी है तो इसको हम बोलेंगे वेव स्ट्राइकिंग ए डेंसर मीडियम। वेव स्ट्राइक ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को जब ये स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, और अब इस बात को ध्यान से समझिए। ये पार्टिकल्स जो हैं ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, पहले एक पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये वाला वेव का लास्ट पार्टिकल ऑसिलेट करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये इसको स्ट्राइक करता है और इसको ऑसिलेट कराना चाहता है। उस समय क्या होगा, उस समय एक बहुत पुराना एग्जाम्पल याद करिए, हम लोगों ने कोलिजन में पढ़ा था। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट कराना चाहता है। एक साइकिल बड़ी तेजी से ऐसे आती है और एक ट्रक को हिट करती है, उसको ऑसिलेट कराना चाहती है। या एक ट्रक बड़ी तेजी से आता है और एक साइकिल खड़ी है सड़क के किनारे, उसको हिट करता है, उसको ऑसिलेट कराना चाहता है। ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं। अगर आने वाला ट्रक है और जिसको हिट करता है वो साइकिल है, छोटा मीडियम है, लाइट मीडियम है, तो क्या होगा, ट्रक की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। राइट, ट्रक की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। साइकिल का ऑसिलेशन डबल दी स्पीड हो जाएगा। ये आपने पढ़ा कोलिजन में। लेकिन अगर साइकिल ने आके ट्रक को हिट किया है तो ट्रक नहीं के बराबर हिलेगा और साइकिल वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाएगी। एग्जैक्टली वो जो एग्जाम्पल था इसके लिए बना। ऐसे बहुत सारे उसके आएंगे कि कहां कहां हमको उस कोलिजन की जरूरत पड़ती है। यहां पर उस कोलिजन की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये एक हल्का पार्टिकल भारी पार्टिकल को हिट करेगा, क्या होगा, भारी पार्टिकल को वो उतना ऑसिलेट नहीं करा पाएगा क्योंकि ये भारी है और ये हल्का है। तो इसलिए जब इसको हिट करता है
तो ये वाला पार्टिकल बस इतना ही हिलता है, ये यहां पर ऐसे इतना हिला है और इसकी वेव ऐसे आगे चली गई इस तरह से। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? छोटा। दूसरा, हल्की चीज ने जब भारी चीज को हिट किया तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्शन में चली जाती है। जैसे एक स्ट्राइकर ने कैरम बोर्ड के किनारे को हिट किया, कैरम बोर्ड का किनारा तो कोई खास नहीं हिला, हल्का सा वाइब्रेट हुआ, स्ट्राइकर वापस चला गया। इसी तरह से साइकिल ट्रक को हिट करती है, साइकिल वापस जाती है। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये वापस लौट जाता है। तो ये जब इसको आकर ऐसे हिट करता है या मान लीजिए ऐसे हिट करता है, तो ये वाले हिट के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं कि ये इस मीडियम को इधर भी हिट कर रहा है और ऊपर भी खींच रहा है, इधर भी हिट कर रहा है, ऊपर भी खींच रहा है। इधर इसने हिट किया, इस मीडियम में एक छोटी सी वेव चालू हो गई, सॉरी इसके ऊपर के कारण इसने ऊपर उठना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत कम। अगर ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर उठता था तो इसको ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही उठा पाएगा, क्योंकि इसका मास इससे 5 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इसके एम्पलीट्यूड छोटे बने। अब इसका ये जो हिट करने वाला कंपोनेंट है उसके कारण क्या होगा? तो आंसर है ये इसको ऐसा करेगा और ये भारी है, इसके कारण ये वापस आ जाएगा। तो ये वाले पार्टिकल फिर से वाइब्रेट करने लगते हैं और ये जो वेव जिसने ऐसे जाके इसको हिट किया ये यहां से वापस आ जाती है। अब ये जो वापस आती है उस समय ये वाला पार्टिकल जो इसको ऊपर की तरफ हिट कर रहा था ये भारी है, तो रिफ्लेक्ट होके ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ, यहां पर। ये वाला जो मोमेंटम इस तरफ था ये मोमेंटम किधर हो जाएगा? पीछे की तरफ। तो यहां पर हमको दो कंपोनेंट मिलते हैं, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। इस बात को ध्यान से समझिए, एक हल्का सा पार्टिकल ऐसा जाके हिट किया भारी पार्टिकल को, तो किधर जाएगा वो? आंसर है जब वो ऐसा हिट करेगा तो उसको वो किधर जाएगा, इस बात को समझने के लिए हमने उसके दो कंपोनेंट बना दिए। ऐसा जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसा भी जा रहा है और ऐसा भी जा रहा है। ऐसा वाला कंपोनेंट सामने टकराया, भारी चीज से टकराया, वापस आ गया, ये वाला कंपोनेंट मिल गया। ये ऊपर टकराया, नीचे आ गया और यहां पर आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमको यहां पर मिला, ऐसे। तो यहां से ये जो वेव ऐसे गई थी, ये वाली वेव हमको यहां पर ऐसे मिलती है। और अगले मोमेंट पर अब चूंकि इसने इसको इधर वापस हिट कर दिया है, रिफ्लेक्शन हुआ है। जैसे स्ट्राइकर का बॉर्डर से रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही इसका रिफ्लेक्शन होता है और ये वेव यहां से इस तरह से आगे बढ़ जाती है। तो दो काम हुए, मैं दोनों काम आपको इकट्ठे बता रहा हूं, हो सकता है आपकी पुस्तक में अलग अलग बताए। एक मीडियम दूसरे मीडियम के बीच ये इंटरफेस है, इसमें से एक वेव जा रही है। एक वेव जब इसको स्ट्राइक करेगी, याद रखिए वेव जब भी स्ट्राइक करती है, भले मटेरियल वेव हो, भले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, लाइट हो, साउंड हो, कुछ भी हो, उसके 3 फेट होते हैं, उसके भाग्य में 3 चीजें होती हैं और वो तीनों चीजें हैं रेड, दिस इज reflection, absorption and transmission। उसकी एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट, थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर। जैसे एक ग्लास लगा हुआ है दरवाजे पे आर पार देखने वाला, और हम उसके सामने जाके खड़े हो गए, हमको अपना हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखता है, हालांकि वो मिरर नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारे से जो लाइट जा रही है थोड़ी सी लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होती है। उसके अंदर जो आदमी खड़ा है वो हमको बाहर देख सकता है। कैसे देख सकता है? क्योंकि हमारे से जो लाइट जा रही है उस ग्लास में से ट्रांसमिट होती है, उसकी आंख में पहुंचती है, वो हमको देख लेता है। ये आप दोनों चीजें देखते हो। तीसरी चीज, जितना साफ आपको बिना कांच के दिखता है उतना साफ कांच लगा के नहीं दिखता है। ये क्या दिखाता है कि लाइट थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह से किसी भी वेव का, किसी भी एनर्जी का फेट होता है। ये तीन चीजें। ओके, अब इन तीन चीजों में एब्जॉर्प्शन इज ए लॉस, उसका कुछ नहीं। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों चीजें इकट्ठी देखिए। ये यहां जाके इससे टकराया, ट्रांसमिशन भी होना है और रिफ्लेक्शन भी होना है। ट्रांसमिशन में क्या होगा? ट्रांसमिशन में अगर इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है तो ये एम्पलीट्यूड यहां छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि ये पार्टिकल कैसे हैं? ज्यादा भारी है। इसलिए ये अगर हल्के 1 माइक्रोग्राम वाले पार्टिकल को इतना हिला सकता था तो 5 माइक्रोग्राम वाले को कम हिला पाएगा, तो एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा। एक चीज, ये कौन सा पार्ट हो गया? ट्रांसमिशन। सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में ये जो पोर्शन इसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिखा रहा होता है वो किधर दिखा देता है? रिफ्लेक्ट होके नीचे। और ये जो सामने की तरफ हिट करता है ये रिफ्लेक्ट होके किधर हो जाता है? उल्टा। और ये ऐसे आ गया। तो जो वेव ऐसे ऊपर उठ रही थी वो वेव अब नीचे आ रही है। तो ये जो वेव ऐसे जाके हिट करती थी, ये जब वापस आती है तो इस तरह से वापस आती है। ये वाला फेस हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर उठने वाला फेस है, क्रेस्ट है, वो क्रेस्ट क्या बन गया? ट्रफ बन गया। क्रेस्ट और ट्रफ में फेस डिफरेंस कितना होता है? पाई। तो इस तरह से यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने से जो वेव उल्टी गई उस वेव में फेज डिफरेंस कितना जनरेट हो गया? 1 पाई। क्योंकि जिस जगह पर क्रेस्ट था उस जगह पर क्या बन गया? ट्रफ। और ये वेव वापस चली गई। इधर वेव गई कि नहीं गई? इधर भी गई, क्योंकि ट्रांसमिशन भी होता है और यस रिफ्लेक्शन भी होता है। ये होता है रिफ्लेक्शन व्हेन द वेव स्ट्राइक्स ए डेंसर मीडियम। अब मैं आपको बताता हूं व्हेन वेव स्ट्राइक्स ए रेयर मीडियम। और अब जो रिजल्ट निकलेंगे उसको आप खुद भी निकाल सकते हैं। रेयर मीडियम में ये वेव ऑलरेडी इसमें जा रही है और ये डेंसर मीडियम है। ये मान लीजिए पानी में से वेव जा रही है, ग्लास में से जा रही है और इसमें से ये एयर में आ गई। दिस इज एयर पार्टिकल। ये रेयर है और ये वाले डेंसर है। ये लास्ट पार्टिकल का ऑसिलेशन सोचिए, ये ऐसे ऑसिलेट किया। अगर ये यहां पर इतना ऑसिलेट कर रहा है, ये वेव ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है फेस, इसने जाके इतना ऑसिलेट किया, ये ऐसा 1 सेंटीमीटर 1 ये वाला पार्टिकल इसको हल्का मिल गया। यहां पर ये 5 माइक्रोग्राम के पार्टिकल को उठा रहा था और ये मिल गया 2 माइक्रोग्राम ओनली, बिकॉज इट इज रेयर। तो वो कितना उछाल देगा उसको? कम की ज्यादा? ज्यादा उछाल देगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वेव इसमें एंटर करती है ये वेव ऐसे बन जाती है, ये इस तरह से। एम्पलीट्यूड इसका कैसा हो गया? बढ़ गया। ट्रांसमिशन क्यों? कहां से कहां गई? डेंसर टू रेयर। अगर डेंसर टू रेयर गई तो अगली चीज अब देखिए। एक चीज तो ये आपको समझ में आई कि डेंसर टू रेयर जाएगी तो एम्पलीट्यूड का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, क्या रिफ्लेक्शन होगा? तो आंसर है थोड़ा सा जरूर होगा।
क्योंकि ये अगर इसको 10 एनर्जी से 10 मोमेंटम से हिट करेगी तो एक दो तो वो भी मार ही लेगी सामने से, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा। वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में देखिए, इसके फिर से ऐसे ही स्टडी करते हैं। ये यहां से ऐसा फोर्स लगा, इस तरह से मोमेंटम, ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है पार्टिकल। इसका फोर्स आगे भी जा रहा है और फोर्स ऊपर भी जा रहा है। इसके हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक ये और एक वर्टिकल। अच्छा, जैसे ही ये कोलाइड करता है, कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद इसने इसको हिट किया। हिट करने से हमको मालूम है जब ये जाकर इसको हिट करेगा तो इसका मोमेंटम इसको मिल जाएगा, तो इसका मोमेंटम इसको मिल जाएगा, तो ये खाली हाथ नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये भी वापस आएगा। जैसे हम स्ट्राइकर से गोटी को मारते हैं, उल्टा कर दो, स्ट्राइकर भारी वाला रखो और हल्की वाली गोटी मारो जोर से, तो क्या होगा? क्या स्ट्राइकर आगे नहीं जाएगा? थोड़ा सा जाएगा, गोटी वापस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। दोनों काम होते हैं ना, वही यहां पे भारी पार्टिकल, हल्का पार्टिकल। अगर भारी पार्टिकल ने स्ट्राइकर में जाके गोटी को हिट किया तो भी ठीक है, गोटी आगे जाएगी लेकिन स्ट्राइकर स्लो हो जाएगा। स्ट्राइकर अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ भी जाएगा अगर हमने कट मारा है तो। इस तरह से थोड़ा सा इफेक्ट, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन स्ट्राइकर पर भी होता है, वो इस पर भी होगा। तो ये वाला रिफ्लेक्शन का पार्ट, ये जो इसने हिट किया, इसके रिफ्लेक्शन में इसको इधर मोमेंटम मिला, इस मोमेंटम के बदले में ये मोमेंटम मिला। अब इस मोमेंटम के बारे में सोचिए, ये जो मोमेंटम ऐसा ऊपर की तरफ गया था, इसको अगर कोई भारी चीज टकराएगी तो ये नीचे आएगा, पर यहां भारी चीज नहीं है, यहां हल्की चीज है। तो ये जब हल्की चीज है, ये ऊपर जाता है तो ये उसको टकरा कर वापिस नहीं भेजता, उसके साथ ऊपर उठ जाता है, उसके साथ ऊपर उठ जाता है और इसको टकराकर जिस तरह से इसने रिफ्लेक्ट किया था नीचे, वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। फिर से देखिए, ये लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश करता है, किससे टकराता है? हैवी पार्टिकल से। हैवी से टकराएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। खड़ा कौन रहेगा? हैवी, और लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। केस उल्टा, ये हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर। रास्ते में उसको कौन मिला? लाइट पार्टिकल, उसने लाइट को हिट किया, तो क्या हैवी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदलता है? नहीं बदलता है। ट्रक जब साइकिल को हिट करता है तो ट्रक रिफ्लेक्ट होके पीछे नहीं जाता है। साइकिल अगर ट्रक को हिट करेगी तो, साइकिल अगर ट्रक को हिट करेगी तो वापस जाएगी, लेकिन अगर ट्रक साइकिल को हिट करेगा तो क्या होगा? साइकिल भी उठ जाएगी और ट्रक तो उसी डायरेक्शन में जाते ही रहेगा। तो एक मोमेंट के बाद हम क्या देखते हैं कि इस पार्टिकल को यहां होना था और ये वाकई यहां पर है, यही पहुंचता है, वो हिट होके वापस नहीं आता। इस केस में क्या हो गया था? ये ऊपर जाने की कोशिश किया, इस मीडियम से टकराया, इस मीडियम से टकरा के ये ऐसे मोमेंटम इसका नीचे आ गया। इस केस में भारी जब हल्के को टकराता है तो ऐसे मारता है, वापस नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत भारी है, उसका मोमेंटम ज्यादा है, तो वो यहां से ऊपर ही यहां पहुंचता है। तो इसका रिजल्ट देखिए, ये हमको कहां मिलता है? ये हमको यहां मिलता है, ऊपर। ये वाला कहां मिल गया था हमको? नीचे। तो ये जब ऊपर टकराया था तो कहां मिला था? नीचे। ये कहां मिलेगा? ऊपर। वापस आएगा, थोड़ा सा वापस आएगा, लेकिन कहां से? ऊपर का ऊपर ही वापस आएगा। तो यहां पर जब एक वेव इस तरह से टकराती है, ये यहां पर, और जब वापस लौटती है तो ये वापस ऐसे ही लौटती है। नो चेंज इन द फेस।
इन द फेज कब होता है? When the wave is going from denser to rarer. और फेज पाई कब चेंज हो जाता है? When it is going from rarer to denser. रीजन समझ में आ गया आपको? छोटा पार्टिकल बड़े से टकराएगा, मुड़ेगा। मोटा पार्टिकल पतले से टकराएगा, नहीं मुड़ेगा, ऊपर से ही वापस आ जाएगा। इसको आप और दूसरे तरीके से भी थोड़ा देखिए, देख लीजिए। पहले यहां पर हमने एक रस्सी को बांध दिया, एक रोप को यहां बांध दिया। बांधने से ये यहां का मीडियम रिजिड हो गया और यहां से हमने वेव ऐसा बनाकर भेजी। ये वेव बनाकर हमने भेजी, ऐसे हिलाया। ये वाला पार्टिकल जब यहां जाता है तो अब ये वेव, ये वाला जब यहां पहुंचेगा, तो ये वेव क्या चाहती है कि यहां की रोप को ऐसा उठा दे। वेव क्या करती है? रोप को ऐसा हटाते जाती है, ऑसिलेट कराते जाती है। तो ये वेव जो ऐसे जा रही है, ये क्या चाहती है कि यहाँ के रोप को ऑसिलेट करा के यहाँ पहुंचा दे, पर यहाँ तो हमने गठान लगा दी है, बांध दिया है, तो क्या ये इसको यहाँ पहुंचा पाएगी? नहीं पहुंचा पाएगी, मोमेंटम लगाएगी। ऐसे इसने जोर लगाया लेकिन वो बंधा हुआ था, ऊपर नहीं गया। उसने क्या किया? वापस भेज दिया उसको रिफ्लेक्ट कर, ऐसा मारा, स्ट्राइगर जैसे वापस आ गई और ये जो क्रेस्ट था इसका क्या बन गया? ट्रफ। ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ गई। रिफ्लेक्टेड वेव में क्रेस्ट का क्या बन गया? ट्रफ। क्यों? क्योंकि सामने वाला मीडियम कैसा निकला? रिजिड। वो नहीं मानता है, वेव इसको उठाने की कोशिश करती है, नहीं उठता। दूसरा देखिए, फिर से ये हमने एक रॉड ली, इधर से एक रस्सी लगाई, ये रोप लगाई, रोप के लास्ट में एक रिंग डाल दिया। ये अब ये रिंग इस पर ऐसा है और बड़े आराम से ऐसे चल सकता है। अब यहां से हमने वेव चलाई, ये वेव ऐसे चली। अब बताइए, ये वेव इसको ऊपर उठाना चाहती है, उठा पाएगी कि नहीं? अब उठा ले, ठीक है। अब ये इसको ऐसा उठाएगी लेकिन आगे तो नहीं जा सकती, वापस लौटेगी। तो जब ये वापस लौटेगी तो कैसे वापस लौटेगी? ऐसे वापस लौटेगी। यानी जो इसका क्रेस्ट था वो रिफ्लेक्शन में क्या बनेगा? क्रेस्ट। यहां पर जो इसका क्रेस्ट था वो रिफ्लेक्शन में क्या बना? दिस इज रिजिड मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम, ओपन मीडियम और लाइटर मीडियम, व्हाटएवर यू से। ठीक है, इस तरह से अंतर अब समझ में आया आपको। तो दो चीजें, पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में ही पूरा डिस्कस कर लें। रिफ्लेक्शन होता है, फेस चेंज होता है। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम अपनी डायरेक्शन बदलता है। किस डायरेक्शन में डायरेक्शन बदलता है? आंसर है दोनों डायरेक्शन में, वापस भी आता है और ऊपर का नीचे भी होता है। अगर इधर डेंसर मीडियम है तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, रिजिड मीडियम है ऊपर से नीचे आ जाएगा। देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ 1 पाई। दूसरा, उल्टी तरफ वेव ट्रेवल करनी शुरू हो जाएगी। ये वेव अगर राइट साइड में जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव लेफ्ट साइड में जाएगी। ये हर केस में होगा। इस केस में भी यही होता है। ये वेव ऐसे जा रही है, ये ट्रांसमिट हो गई और थोड़ी सी वेव इसमें से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई डेंसर टू रेयर। तो ये यहां से रेयर, ये इस तरह से यहां से ये वापस आ गई। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज और समझिए,
वो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इनका क्या होगा? तो इसको समझो, यहां से यहां जब ये जाएगी रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम में ये इतना ऊपर उठती है, ये इतना ऊपर उठी और यहां पर आई, ये क्या बना इसका? दिस इज हाफ द वेवलेंथ या दिस रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो क्या होता है? वेवलेंथ। यहां पर थोड़ी सी ऊपर उठती है और वापस आती है, तो ये वाली लेंथ क्या लगता है इसके बराबर होगी कि कम होगी? कम होगी। दैट्स वेरी ट्रू। सो व्हेन a wave enters a denser medium, the wavelength become smaller. Note कर लीजिए, when the wave enters a denser medium, the wavelength become smaller and vice versa. Vice versa में आप इसको देख रहे हो, डेंसर टू रेयर जाएगी तो डेंसर में इतना छोटी सी वेव है और रेयर में ऐसे जाएगी तो वेवलेंथ उसकी बड़ी हो जाएगी। So wavelength become larger in rarer medium. फिर से when the wave enters from rarer to denser medium, the wavelength becomes smaller. And when the wave enters from denser to rarer medium, the wavelength become larger. यहां मैं लिख देता हूं lambda larger, यहां पर लैम्डा स्मॉलर। ये कौन सा है? ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर एक चीज। अब एक चीज और बची लास्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसने बनाई थी? तो आंसर है, अगर ये एक रोप है तो हम इसको हाथ से ऐसे हिला रहे थे, हमने अगर 1 सेकंड में उसको ऐसे 4 बार हिलाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 बार। अगर वो हवा में जा रही है तो कितनी? 4 बार। और पानी में जा रही है तो भी 4, क्योंकि हम तो 4 बार हिला रहे हैं 1 सेकंड। तो हमने नियम क्या याद किया हुआ है? द फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज व्हेन द मीडियम चेंजेस, whatever changes, frequency do not change. तो अगर ये 1 सेकंड में यहाँ पे 10 वेव्स बनती है तो यहाँ भी 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनेगी? 10 वेव्स। यहाँ 10 बन रही हैं तो यहाँ भी कितनी बनेगी? 10। अगर ये 10 इधर जा रही हैं तो वापस आने वाली भी कितनी होंगी? 10। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन एनी केस। तो ये नोट कर लीजिए, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन एनी केस। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब अगली चीज वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सब जगह कांस्टेंट है। तो रेयर टू डेंसर जाएगी, वेवलेंथ क्या हो रही है? छोटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसर टू रेयर जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी इस कारण से। ठीक है, ऐसा हो सकता है बशर्ते मीडियम एक ही हो तो। लेकिन अलग अलग मीडियम होगा तो उसमें इलास्टिसिटी भी इफेक्ट करेगी और हमारा टोटल फॉर्मूला क्या लगेगा? इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया। वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इसलिए सॉलिड्स में वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि सॉलिड क्या होते हैं? डेंसर होते हैं। तो सॉलिड डेंसर तो होते हैं पर उसमें वेलोसिटी कैसी होती है? फास्ट। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। ओके,
तो इस कारण से उसमें वेव की वेलोसिटी ज्यादा बनती है, ज्यादा वेलोसिटी की वेव बनती है। एनीवे, दिस वी आर टॉकिंग व्हेन ए वेव एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम, देन व्हाट हैपेंस, द सेम वेव एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई। So this is all about how the waves are reflected, how the waves are transmitted. फिर से जब ये ट्रांसमिट होती है, if the medium is rarer to denser, तो ट्रांसमिशन में इसकी वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? स्मॉलर, एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? स्मॉलर, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, वेलोसिटी विल बिकम लेस. Some part of the wave will be reflected back. The wave which is reflected back will have a phase difference. How much will be the phase difference? Pi. And the direction will be reversed. यहाँ आ जाते हैं. Denser to rarer. What will happen to amplitude? It will increase. Lambda will increase. Velocity will increase. It will get reflected back, and there will be no change in the phase. अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखिए. हमने एक फॉर्मूला लिखा, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव. दिस इज इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव. ये जो एक वेव आगे जा रही है, ये इसका इक्वेशन है. ये जाके सामने दूसरे मीडियम से टकराए. मान लो ये वाली वेव है रेरर मीडियम में जाने वाली, और ये जाकर डेंसर मीडियम में टकराती है, रेयर टू डेंसर. तो जो रिफ्लेक्ट होके वेव वापस आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव, उसके इक्वेशन में क्या चेंजेस हो जाएंगे? सोचिए, उसके इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे? तो आंसर नंबर 1, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी. डायरेक्शन उल्टे होने का कहां से पता चलता है? वेरी गुड. ये क्या हो जाएगा? और आपको समझ आ जाएगा कि वेव की डायरेक्शन पलट गई. दूसरा, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? π/2 का फेज बढ़ा देना. अब देखिए उसका इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड वेव y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस y प्लस पाई. या ये प्लस पाई क्यों लगा? क्योंकि रेयर टू डेंसर है, फेज पलटता है. ये वाला माइनस का प्लस क्यों हुआ? डायरेक्शन उल्टी हो. ठीक है, ओके, ये बन गया. साइन थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, कुछ अंतर होता है? कुछ कॉस से रिलेशन होता है? अगर होता है तो आप लोग कर सकते हैं साइन पाई प्लस ओमेगा टी. क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने पाई को गायब कर दिया और इस पूरे के सामने माइनस लगा दिया. Is it okay? So this is reflected wave from rarer to denser wave. ये नोट कर लीजिए. और अब मुझे यहां बताइए, डेंसर टू रेयर में क्या होगा? हाँ जी, साइन के एक्स ओमेगा टी को क्या करना है? प्लस कि माइनस? रिफ्लेक्ट तो हुआ है इसलिए वो क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा टी प्लस
फाई एंड नो पाई, ये ऐसा ही रहेगा। अब इन दोनों को देख लीजिए, ये क्या हो गया और वो क्या है प्लस। दैट मीन्स वेव फ्रॉम ओपन मीडियम or open end and wave from the rigid end. There is a phase difference. The wave is exactly same. The wave is exactly same. Only the direction is opposite. दोनों एक तरह की वेव आती है, सिर्फ वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ठीक, तो ये दोनों के इक्वेशन नोट कर लीजिए। ये भी आपको आना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन कौन सा होता है। 4 इक्वेशन दिए हैं और आपको उसमें से चुनना आना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, फीचर दोनों समझ में आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के कारण और फेज चेंज के कारण। दोनों को इनकॉर्पोरेट करना है और यहाँ प्लस पाई के कारण हम उसको माइनस ले लेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लेते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्शन होता है एक वेव में तो क्या होता है। हाँ जी, अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी है दैट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के लिए जो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ वेव, वेव के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। वेव की जो एनर्जी होती है, हमको कैसे पता लगेगा वेव में कितनी एनर्जी है? एक साउंड वेव है, वो आती है, हम अपने कान से उसको सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अगर साउंड ऊंचा सुनाई पड़ता है तो हम बोलेंगे इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। वैसे ही 60 वॉट के बल्ब की बजाय 200 वॉट का बल्ब जब जलता है, we say the intensity of light is more because it is containing more energy। तो हम वेव में एनर्जी को किस तरह से नापते हैं? तो वेव में हम ये मानते हैं कि एनर्जी बह रही है। कैसे बह रही है? जैसे पानी बहता है। पानी कैसे बहता है? एक होस पाइप में से ऐसे पानी निकल के बह रहा है। 1 सेकंड में कितना पानी बह जाएगा? जितनी उसकी वेलोसिटी होगी।
अगर उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में कितना पानी होज में से निकल जाएगा? 300 मीटर। ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पाई आर स्क्वायर। या अगर वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो पाई ए स्क्वायर, ये क्या है उसका एरिया। इस एरिया के साथ इस लेंथ यानी बी को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। तो इस वॉल्यूम में एक स्क्वायर सेंटीमीटर और एक सेकंड में निकलने वाली एनर्जी, इस एनर्जी को जब हम टोटल करते हैं तो एक सेकंड में कोई भी वेव जितनी एनर्जी कैरी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपके सिलेबस में या आपके क्वेश्चंस में ऐसा नहीं आता व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप देखेंगे 11th और 12th दोनों में आप हर चीज रटते चले जा रहे हैं, इंटेंसिटी इंटेंसिटी, पर मालूम नहीं कि इंटेंसिटी होता क्या है। तो पहले नोट करिए व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज एनर्जी कंटेन्ड by the wave with unit cross section and equal to length traveled in 1 second. लेंथ ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके नीचे लिखिए दिस विल फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ एनर्जी। दिस विल फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ एनर्जी। और देखिए यहां पर हमने एक बल्ब जलाया या यहां से साउंड पैदा किया, ऐसे वेव निकली। कितना एम्पलीट्यूड है? ए। नीचे का एम्पलीट्यूड भी कितना होगा? ए। इधर का एम्पलीट्यूड ए, इधर का एम्पलीट्यूड ए। तो ये जो ए एरिया इधर 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 सब तरफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो ये जो गोला बनेगा इसका एरिया बताइए कितना होगा? पाई ए। ए की कौन सी पावर आई? 2 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये एक सिलेंडर हमारा बन गया। ये वाला कितना है? पाई ए स्क्वायर। और ये कितनी है? वेलोसिटी। तो इन सब पर डिपेंड करता है, और भी फैक्टर्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन वेव में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये जो इंटेंसिटी है इसमें बाकी सब चीजें अगर हम कांस्टेंट मान लें तो हम क्या मान सकते हैं? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू, यस, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनेट टू, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ये हमको समझ भी आता है, हमने जब ऑसिलेशन पढ़ा है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसके पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी कितनी होती है वो आप सबने पढ़ा हुआ है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम इज ए कांस्टेंट, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, तो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। सो वेव की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, नॉट ओनली एम्पलीट्यूड पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब ये बताइए, अगर हम एक एम्पलीट्यूड को किसी तरीके से डबल कर दें तो उसकी इंटेंसिटी कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब सुपरपोजिशन के बारे, ये इंटेंसिटी के बारे में आपको एक आइडिया हो गया कि इंटेंसिटी क्या होती है, और ये हम याद रखेंगे इंटेंसिटी। अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और उसकी इंटेंसिटी I1 है तो दोनों का रिलेशन ऐसा होगा। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है तो उसकी इंटेंसिटी कुछ अलग होगी, उसका रिलेशन ऐसा होगा। और अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो याद रखिए प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, जो इसके कांस्टेंट है, जो इसके कांस्टेंट है कैंसल होंगे, एंड व्हाट डू वी गेट, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि इसको भी हमने इक्वल बनाया, कांस्टेंट लगाया, इक्वल बनाया, कांस्टेंट लगाया, दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो गए, इक्वल आ गया। सो इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर द टू वेव्स, इसको नोट कर लीजिए। फॉर एनी टू वेव्स द कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी विल बी डन बाय देयर एम्पलीट्यूड्स। ओके, अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। यहां पर मुझे एक आदमी का साउंड आता है जिसका एम्पलीट्यूड A है। अगर उस वेव का एम्पलीट्यूड A है तो मेरे कान में कितनी इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी कितनी आएगी साउंड की, A स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट आएगी। अच्छा, उसी समय एक दूसरा आदमी भी बोलता है और उससे जो वेव चलकर आती है उसका कंप्रेशन भी कान में पहुंचता है और उसका कंप्रेशन है A, तो वो इंटेंसिटी भी कितनी आएगी, A स्क्वायर। तो कुल इंटेंसिटी कितनी आएगी, बोलिए, 2A स्क्वायर कि 4A स्क्वायर। हाँ, बस यहां पर सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होगा और उस बात को आपने समझना है। ये मीडियम है, एक वेव चलकर आती है और इस पार्टिकल को A उठाती है, A कितनी एनर्जी इसने इसको दी, A स्क्वायर के बराबर। ठीक उसी समय दूसरी एनर्जी वेव आई, उसने भी इसको पुश करके A और उठा दिया, अलग से नहीं उठाया, इसी को और उठा दिया। तो क्या होता है, देयर इज वन पार्टिकल अंडर इफेक्ट ऑफ टू वेव्स साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। एक आदमी झूले पे झूल रहा है, ऐसे हम उसको पुश करते हैं 10 सेंटीमीटर। दूसरा आदमी आया, अगर वो अकेला पुश करता है तो 10 सेंटीमीटर। अब हम दोनों ने मिलकर पुश किया तो कितना पुश कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर पुश करेंगे। तो अगर इन दोनों ने पुश किया, इसने A किया, दूसरे ने भी A किया, तो इसका टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2A हुआ। अब बताइए, अगर इसका एम्पलीट्यूड 2A है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, इसका साउंड मेरे को कितने गुना सुनाई पड़ेगा, 4 गुना सुनाई पड़ेगा। ये सुपरपोजिशन का जादू है। अकेला करता तो A स्क्वायर, दूसरा भी अकेला करता तो A स्क्वायर, दोनों ने मिलके किया तो 2A स्क्वायर नहीं हुआ, कितना हुआ, 4A स्क्वायर। ओके, दूसरी चीज सुनिए, एक आदमी को मैं पुश करता हूं, 10 सेंटीमीटर आगे जाता है, इधर पुश करता हूं तो 10 सेंटीमीटर आगे जाता है। दूसरा आदमी आया, वो भी इधर पुश कर सकता है 10 सेंटीमीटर, इधर कर सकता है 10 सेंटीमीटर। मैंने उसको ऐसे पुश किया, 10 सेंटीमीटर आगे जाना चाहिए। उसी समय, ठीक उसी समय दूसरा आदमी आया, उसने भी उसको ऐसे पुश कर दिया 10 सेंटीमीटर। अब वो झूला किधर जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। इंटेंसिटी एनर्जी, उसको कितनी एनर्जी मिली, 0, पर मैंने तो एनर्जी दी, मैंने कितनी एनर्जी दी, 10 के बराबर। दूसरे आदमी ने भी कितनी एनर्जी दी, 10 के बराबर, लेकिन उसके पास एनर्जी है कितनी, 0।
दोनों की एनर्जी मिलाकर कितनी हो गई? 0। ये सुपरपोजिशन। और अब आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि दो वेव्स आ रही हैं, पार्टिकल एक ही है मीडियम का, ये एक पार्टिकल है, एक वेव आई ऐसे चलते हुए और ठीक जब टाइम t बजा है तो उसने इसको ऊपर उठाया। दूसरी वेव इधर से चलते हुए आई और ठीक t मोमेंट पे उसने भी ऊपर उठाया। पहले ने a, दूसरे ने a, तो ये कितना ऊपर उठ जाएगा? 2a। इंटेंसिटी 4a²। ठीक, बाय चांस ये थोड़ा आगे पीछे हो गई, टाइम दोनों का बिगड़ गया। एक जब आया, उसका क्रेस्ट आया, उसने ऊपर की तरफ पुश कर दिया उसको 1a। दूसरा ठीक उसी टाइम आया, उसने उसको नीचे की तरफ पुश कर दिया 1a। तो वो किधर जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी। तो उस समय उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये जो दोनों चीजें हैं, एम्पलीट्यूड्स का यानी डिस्प्लेसमेंट्स का आपस में मिलना, डिस्प्लेसमेंट का आपस में एडिशन, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन, दिस इज सुपरपोजिशन। ओके, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when particle of one medium, when particle of a medium is under effect of more than one wave, under effect of more than one waves, then its displacement at any time, then its displacement at any time is vector sum of all the displacements, vector sum of all the displacements which would have been given by individual waves. Which would have been given by individual waves. That is, vector y resultant is equal to y1 due to the first wave and y2 due to the second wave and so on. अगर दो से ज्यादा वेव होंगे तब भी ये होगा, and this will be a vector sum. वेक्टर सम करना हम सबको आता है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कभी इंटेंसिटी ऐड हो जाती है, कभी इंटेंसिटी कैंसिल हो सकती है। तो सुपरपोजिशन के तीन तरह के इफेक्ट होते हैं। ये तीन इफेक्ट सुपरपोजिशन के कारण होते हैं। इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज बीट्स, and third is stationary waves. ये तीन इफेक्ट हमने पढ़ने हैं सुपरपोजिशन के। सो दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।